नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। आज की हमारी क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों कोई भी संख्या जो है अपने आप में जो है 100% होती है, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से देश के कुल क्षेत्रफल में से 51% पर जो है कृषि होती है। यानी देश के कुल क्षेत्रफल के 51% पर जो है कृषि होती है और देश की 54% जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दोस्तों देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें से कुल क्षेत्रफल के 51% पर जो है कृषि की जाती है और देश की जनसंख्या जो है 54%, देश की 54% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्धारित है, यानी कृषि पर आधारित है। तो इसीलिए जो है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है किसको? कृषि को। अब आता है दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल। भारत के यानी 100% क्षेत्रफल में से 51% पर जो है कृषि होती है। 4% पर दोस्तों चारागाह, यानी जहाँ पर जो है पशुओं को चराया जाता है तो उनको जो है चारागाह कहा जाता है। 4% पर चारागाह हैं। 21% पर दोस्तों वन, यानी इक्कीस कहीं कहीं दोस्तों 21%, यानी कभी कहीं कहीं जो है 21.7% भी दिया होता है, यानी 21% पर जो है वन यानी फॉरेस्ट पाए जाते हैं और 24% भाग जो है बंजर है, यानी जहाँ पर जो है कुछ नहीं उगाया जाता है। याद रखेंगे। 51% पर जो है दोस्तों कृषि की जाती है, 4% पर चारागाह हैं, 21% पर वन यानी फॉरेस्ट है और 24% दोस्तों जमीन, 24% मैदान यानी जमीन जो है बंजर पड़ी है, जिस पर जो है कुछ नहीं उगाया जाता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों फसलों के प्रकार। तो दोस्तों फसलों के प्रकार कौन कौन से? फसलों को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक होती है नकदी फसलें, एक होती है खाद्य फसलें। नकदी फसलें क्या होती है दोस्तों? नकदी फसलें वह होती हैं जिनको जो है बेचने के, बाजार में बिक्री के उद्देश्य से उगाया जाता है। और खाद्य फसलें क्या होती हैं दोस्तों? जिनका उत्पादन जो है घर में खाने के उद्देश्य से जो है करते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों नकदी फसलें, जिनका उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए यानी बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। एग्जाम्पल गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट। यानी गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट का उत्पादन जो है दोस्तों नकदी फसलें हैं ये, इनको जो है बाजार में बिक्री उत्पादन के लिए जो है करते हैं। अब खाद्य फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? जिनका उत्पादन घर में खाने के उद्देश्य से करते हैं, यानी वह फसलें जिनका उत्पादन जो है हम घर में खाने के लिए जो है उनका उत्पादन करते हैं, तो उनको जो है खाद्य फसलें कहते हैं। अब खाद्य फसलों के एग्जाम्पल यानी उदाहरण गेहूँ और धान। अधिकतर दोस्तों गेहूँ और धान जो है घर में खाने के उद्देश्य से जो है इनका उत्पादन जो है किया जाता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार, यानी ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों के कितने प्रकार हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल ऋतुओं के आधार पर देखते हैं फसलों के कितने प्रकार हैं। पहला नंबर आता है दोस्तों खरीफ की फसल। खरीफ की फसल यानी मानसून काल की फसल। खरीफ की फसल को दोस्तों मानसून काल की फसल भी जो है कहते हैं, क्योंकि मानसून शुरू होने पर जो है खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलों के लिए दोस्तों वर्षा और तापमान जो है अधिक चाहिए, यानी अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों के लिए। अब खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है दोस्तों? जून जुलाई में जो है खरीफ की फसलों की बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में जो है इनकी कटाई होती है। याद रखेंगे। खरीफ की फसलें यानी दोस्तों जब मानसून शुरू होता है जून जुलाई में, जब मानसून शुरू होता है तो खरीफ की फसलों की बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में जो है इनकी कटाई होती है। तो इसीलिए जो है खरीफ की फसलों को जो है अधिक वर्षा और अधिक तापमान की जो है आवश्यकता जो है होती है। उदाहरण क्या क्या दोस्तों? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, अरहर और मूंग। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं? खरीफ की फसलों के हैं, जिनको जो है
अधिक वर्षा और तापमान की जो है आवश्यकता होती है। इनकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई जो है की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आती है नंबर 2 पर आती है रबी की फसलें। रबी की फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? रबी की फसलें जो कि शीत ऋतु की फसलें, यानी शीत ऋतु की फसलें हैं रबी की फसलें। अब शीत ऋतु की फसलें कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में जो है कटाई की जाती है। किनकी? रबी की फसलें, यानी शीत ऋतु की फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? रबी की फसलें होती हैं। इनकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। एग्जाम्पल गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम्पल जो है किसके? रबी की फसलों के। इनकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों ये सभी जो हैं रबी की फसलों के एग्जाम्पल है, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं नंबर 3 पर जायद की फसलें। जायद की फसलें आती हैं दोस्तों अब नंबर 3 पर। जायद की फसलें दोस्तों, जायद की फसलें जो है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में बोई जाती हैं। कम सिंचाई की आवश्यकता होती है दोस्तों। जायद की फसलों को जो है कम सिंचाई की जो है आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी बुआई जो है अप्रैल मई में होती है और जून जुलाई में जो है इनकी कटाई होती है, याद रखें दोस्तों। ये बहुत ही कम समय में जो है तैयार हो जाती हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों? सब्जियां, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सभी जो हैं किस में आती हैं दोस्तों? जायद की फसलों में आती हैं, जो कि गर्मियों में बोई जाती हैं और ये बहुत ही कम समय में जो है तैयार हो जाती हैं। तो अप्रैल मई में इनकी बुआई की जाती है, जून जुलाई में जो है मई जून में जो है दोस्तों इनकी कटाई जो है की जाती है। एग्जाम्पल सब्जियां तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और टमाटर वगैरह जो है सब इसी में आते हैं। इनके जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसलें जो हैं कौन से राज्य अग्रणी है यानी प्रथम स्थान पर हैं उगाने में। तो सब्जियां दोस्तों, सब्जियां उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है सब्जियां उगाने में, और पश्चिम बंगाल है दूसरे स्थान पर। गेहूं उगाने में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। और पर हेक्टेयर की बात की जाए तो पंजाब जो है पर हेक्टेयर में पहले स्थान पर है, यानी पर हेक्टेयर यानी उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर में कम गेहूं उत्पादन होता है और पंजाब में 1 हेक्टेयर में जो है अधिक उत्पादन होता है किसका? गेहूं का। तो इसी कारण जो है पंजाब हेक्टेयर में जो है अधिक उत्पादन करता है गेहूं का, याद रखेंगे। और धान का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य यानी प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल जो है धान का उत्पादन करने में जो है पहले स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल दलहन उत्पादन करने में, दलहन यानी दालों की फसलें उत्पादन करने में एमपी यानी मध्य प्रदेश सबसे आगे है। तिलहन की यानी तेल वाली फसलें उत्पादन करने में दोस्तों मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जूट या पटसन उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। चाय का उत्पादन करने में असम पहले स्थान पर है, याद रखेंगे। कॉफी उत्पादन में दोस्तों कर्नाटक पहले स्थान पर है। जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। रबर, मसाले और नारियल जो है केरल राज्य में उत्पादन में जो है केरल राज्य पहले स्थान पर है। रबर, मसाले और नारियल उत्पादन में ये तीनों फसलें जो हैं तटीय क्षेत्रों में होती है, यानी केरल राज्य पहले स्थान पर है रबर, मसाले और नारियल फसलें उगाने में। कपास उत्पादन में दोस्तों गुजरात जो है पहले स्थान पर है। सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। मक्का उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। तो दोस्तों तो याद रखेंगे तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर है तंबाकू उगाने में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कृषि से संबंधित क्रांति, यानी कृषि से संबंधित क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर आती है दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति पहले नंबर पर आती है। विश्व में जो है हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। मैक्सिको में जो है यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, यानी नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? यूएसए के। इन्होंने जो है अपने शोध कहाँ पर किए थे? तो मैक्सिको से किए थे। और वहीं जो है इन्होंने गेहूँ की नई नई प्रजातियों का जो है शोध किया था, जिससे जो है गेहूँ की जो है पैदावार बहुत अधिक मात्रा में जो है बढ़ गई थी। तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? मैक्सिको से मानी जाती है। ये किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति का पिता यानी जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि यूएसए के थे। इन्होंने अपने शोध जो है
मैक्सिको में किए थे। और शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1970 में। याद रखें दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में। याद रखेंगे। अब भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी दोस्तों? भारत में जो है हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1960 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। पंजाब के कुछ जिलों में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। औपचारिक रूप से जो है भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? औपचारिक रूप से जो है भारत में 1966-67 में जो है शुरू हुई थी। औपचारिक यानी सभी जो है सभी जो है सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इनकी पैदावार या बीज सीड वगैरह जो है सभी औपचारिक वगैरह सभी सही तरीके से काम हो रहा है। तो इसी प्रकार जो है औपचारिक रूप से जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? 67 में जो है शुरू हुई थी। भारतीय हरित क्रांति के पिता किनको कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है भारतीय हरित क्रांति का जो है जनक जो है कहा जाता है। हरित क्रांति में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि किन फसलों में हुई थी दोस्तों? गेहूं और धान में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई थी हरित क्रांति में। याद रखेंगे दोस्तों, जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो किन फसलों में जो है सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली थी? गेहूं और धान में सर्वाधिक वृद्धि जो है देखने को मिली थी। 1960 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। पंजाब के कुछ जिलों में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन औपचारिक रूप से जो है भारत में 1966-67 में जो है इसको शुरू किया गया था, यानी संपूर्ण भारत में। याद रखेंगे। भारतीय हरित क्रांति के पिता यानी जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है भारतीय हरित क्रांति का जो है जनक कहा जाता है। जब भारतीय हरित क्रांति शुरू की गई थी तो सबसे अधिक वृद्धि जो है किन फसलों में देखने को मिली थी दोस्तों? गेहूं और धान में। याद रखेंगे। अब दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी जो है कहा जाता है। यह दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से जो है संबंधित है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जनक है इसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद रखेंगे। श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से जो है संबंधित है। याद रखेंगे। जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिन पर जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर। 1970 में NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है श्वेत क्रांति को जो है शुरू की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, गुजरात में। याद रखें दोस्तों। 1970 में NDDB ने जो है यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है श्वेत क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, गुजरात में। याद रखें दोस्तों, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। याद रखें दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश दूध में प्रथम स्थान पर है, यानी भारत में जो है उत्तर प्रदेश दूध में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अन्य क्रांति आती हैं। और नीली क्रांति ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। श्वेत क्रांति और हरित क्रांति से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। इनका बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इन क्रांति से। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति। पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन यानी सरसों तेल वाली फसलें संबंधित है। किससे दोस्तों? पीली क्रांति से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। याद रखेंगे। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी फसलों से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति। काली या कृष्ण क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? आलू उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और इंद्रधनुष क्रांति जो है संपूर्ण कृषि विकास से संबंधित है। याद रखेंगे। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से, स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी से, काली या कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, और इंद्रधनुष क्रांति जो है संपूर्ण कृषि विकास से संबंधित है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अन्य
एपीकल्चर दोस्तों, एपीकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों? मधुमक्खी पालन से है एपीकल्चर का संबंध। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन करना कहलाता है सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मछली पालन करना जो है क्या कहलाता है? पीसीकल्चर जो है कहलाता है। बीटीकल्चर क्या कहलाता है दोस्तों? अंगूरों की खेती करने को जो है बीटीकल्चर जो है कहा जाता है। वर्मीकल्चर केंचुए केंचुए का पालन यानी केंचुए की खेती करने को कहा जाता है दोस्तों वर्मी कल्चर। याद रखेंगे केंचुए के दोस्तों किसान का मित्र भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब केंचुए को जो है किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ जो है जमीन को फर्टिलाइज यानी उर्वरता बढ़ाने में जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में केंचुआ जो है किसानों की मदद करता है, इसलिए जो है केंचुए को किसान का मित्र जो है कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर दोस्तों, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है दोस्तों? उद्यान एवं बागवानी फसलों से संबंधित है कौन? उद्यान हॉर्टिकल्चर। याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती। याद रखेंगे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन करना। पीसीकल्चर मछली पालन करना। बीटीकल्चर अंगूरों की खेती करना संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुए का पालन करना यानी केंचुए की खेती करना। हॉर्टिकल्चर उद्यान एवं बागवानी फसलों की खेती करना। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। ओलेरिकल्चर में जो है सब्जियों की खेती जो है की जाती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कृषि की विधियाँ। कृषि की विधियाँ कौन कौन सी? कृषि की विधियों में जानेंगे। एक है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वनों एवं जंगलों को काटकर और जलाकर की जाती है। यानी स्थानांतरित कृषि जो है वनों एवं जंगलों को काटकर एवं जलाकर जो है की जाती है। 2-3 साल तक की जाती है और फिर दूसरे स्थान पर जो है जाकर ऐसे ही करते हैं। यानी ये अनेक जनजातियाँ जो कि वनों में रहती हैं यानी जंगलों में रहती हैं, वह वनों एवं जंगलों को काटकर और जलाकर खेती करते हैं। यानी वनों एवं जंगलों को काटते हैं, उनको जो है जला देते हैं, जो कि इनका अपशिष्ट पदार्थ यानी ह्यूमस होता है वह मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को जो है उर्वरक यानी फर्टाइल करने का काम जो है करता है, जिस कारण जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, जिसके कारण फसल अच्छी हो जाती है। और 2-3 साल जो है ये कृषि करते हैं और कृषि करने के बाद जो है फिर दूसरे स्थान पर जो चले जाते हैं और फिर इसी प्रक्रिया को जो है दूसरे स्थानों पर जो है करते हैं, तो इसी को जो है स्थानांतरित कृषि जो है कहा जाता है। अन्य नाम क्या है दोस्तों इसके? बुश फैलो और काटो और जलाओ कृषि कहते हैं किसको? स्थानांतरित कृषि को। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम खेती कहते हैं किसको? स्थानांतरित कृषि को। बुंदेलखंड में बेवर खेती, बस्तर क्षेत्र में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोंडू, केरल में कुमारी और राजस्थान में बत्रा। याद रखेंगे दोस्तों ये सभी किसके नाम हैं? ये स्थानांतरित कृषि के नाम है अलग अलग क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती, बुंदेलखंड में बेवर खेती, बस्तर क्षेत्र में दीपा खेती, आंध्र प्रदेश में पोंडू खेती, केरल में कुमारी और राजस्थान में बत्रा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं भारतीय कृषि। दोस्तों भारतीय कृषि जो है भारत में जो है मिश्रित खेती की जाती है। मिश्रित यानी खेती के साथ साथ जो है पशुपालन भी करता है कौन? किसान। तो इसको जो है भारतीय कृषि को मिश्रित खेती भी कहा जाता है। लेकिन एक मिश्रित खेती अलग होती है। उसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों? जब एक से अधिक फसलों को जो है एक साथ बोया जाता है तो उसको जो है मिश्रित खेती कहते हैं। यानी एक से अधिक फसलों को जब एक साथ बोया जाता है तो उनको मिश्रित खेती जो है कहा जाता है। जैसे गेहूं के साथ दोस्तों जब सरसों को बोया जाता है तो उसको जो है मिश्रित खेती जो है कहा जाता है। तो एक मिश्रित खेती ये होती है। लेकिन भारतीय कृषि में जो है खेती एवं पशुपालन जब एक साथ किया जाता है तो उसको भी जो है मिश्रित खेती जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 पर रोपण कृषि। याद रखेंगे दोस्तों रोपण कृषि में क्या होता है दोस्तों? रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल कृषि जो है होती है। बड़ा क्षेत्रफल चाहिए यानी रोपण कृषि के लिए जो बड़ा क्षेत्रफल चाहिए। रोपण कृषि क्या होती है? यानी बड़ा क्षेत्रफल होता है दोस्तों। इसमें जो है प्लांट को एक सीधी रेखा में यानी रोपण किया जाता है। पौधों का रोपण किया जाता है, सीधी पंक्तियों में जो है इनका रोपण किया जाता है। इनके लिए जो है बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा श्रमिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी बड़े क्षेत्रफल के लिए दोस्तों ज़्यादा श्रमिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण चाय, कॉफ़ी, नारियल, गन्ना, केला, कपास और रबड़ ये एग्जाम्पल है रोपण खेती के। याद रखेंगे इनको जो है दोस्तों
इनको रोपण किया जाता है, एक सीधी पंक्तियों में इनका जो है रोपण किया जाता है और इनके लिए जो अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता जो है होती है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों, गहन कृषि। दोस्तों गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि सघन आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। सघन यानी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है गहन कृषि। अधिक श्रमिक एवं पूंजी द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाता है, यानी अधिक श्रम एवं पूंजी द्वारा जो है उत्पादन को बढ़ाया जाता है, यानी कम क्षेत्रफल में जो है अधिक उत्पादन के लिए जो श्रम एवं पूंजी को जो है बढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा जो है अधिक उत्पादन किया जा सके। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी करते हैं अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ये किस में किया जाता है दोस्तों? गहन कृषि में किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है नंबर 5 पर आता है दोस्तों, निर्वाह कृषि, याद रखेंगे। निर्वाह कृषि जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। दोस्तों निर्वाह कृषि से क्या मतलब है? यह जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है और एक परिवार जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खाद्य फसल बोता है, यानी कोई एक छोटा सा एरिया यानी प्लॉट वगैरह होता है, उसको जो है एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा मान लेते हैं, उस पर जो है कोई परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है खाद्य फसलें यानी घर में खाने के उद्देश्य से जो है खाद्य फसलें उगाता है, जिनसे जो है अपना जीवन यानी पालन पोषण कर सके, तो उनको ही जो है निर्वाह कृषि जो है कहते हैं। यह खेती मानसून पर निर्भर होती है। दोस्तों यह खेती जो है मानसून पर जो है निर्भर होती है, यानी यह वर्षा पर निर्भर होती है। सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। दोस्तों निर्वाह कृषि में जो है सिंचाई व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं होती, यानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है, यानी इनमें जो है फर्टाइल इनकी जो भूमि की फर्टाइल होती है वो उर्वरता जो है प्राकृतिक होती है, यानी प्राकृतिक पर जो है निर्भर है। इसमें जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है नहीं होता है, याद रखेंगे। तो यह जो है निर्वाह कृषि होती है जिसमें प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है, सिंचाई व्यवस्था की उपलब्धता नहीं होती है। यह कृषि जो है मानसून जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य फसल उगाता है और जमीन के छोटे टुकड़ों पर जो है निर्वाह कृषि की जाती है। अब आते हैं दोस्तों सर्वाधिक सिंचित फसल। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन कौन सी है? गन्ना और धान, याद रखें दोस्तों। गन्ना और धान जो है सर्वाधिक सिंचित फसल है। सिंचित मतलब सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि क्वेश्चन में दोस्तों दोनों ही ऑप्शन दिए हों गन्ना और धान, तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपको गन्ना जो है चूज करना है, क्योंकि गन्ना जो है एक वर्षीय फसल है और धान जो है 4 महीने में जो है तैयार हो जाती है। क्योंकि गन्ने को जो है फिर एक वर्षीय फसल है तो इसको जो है पानी की आवश्यकता अधिक होगी और धान को जो है कम होगी, तो इसलिए जो है दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो गन्ना होगा और गन्ना ऑप्शन में नहीं है तो धान होगा, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल पर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।